तो कंपनी लॉ में लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, ये रीड आउट कर लिया था ना? अरे मान लो कर लिया था, नहीं किया था? चलो याद नहीं है तो मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी से, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा एक टॉपिक, ठीक है ना? तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ना और मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूं कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। पेज नंबर मेरे अकॉर्डिंग तो 7 है और आपके नोट्स में माइट भी कुछ अलग हो। तो सेक्शन 8 कंपनी जिसको बोलते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सर ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है सर। जैसे मान लो आप कल सीए में बन जाते हो और आपका मन कर जाए कि सर मुझे एक एनजीओ चलानी है, भाई 2 5 8 10 आप लोग मिल जाओ, अच्छा आप लोगों का पैकेज, अच्छी सैलरी, जिसमें से कुछ पैसा आप अपने सोशल वर्क में यूज करना चाहते हो। जिस कॉलोनी में आप रहते हो या जहां पर आपका बचपन गुजरा है, आप चाहते हो कि वहां पर जो डिप्राइव्ड लोग हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो एजुकेशन से वंचित हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, तो आप उनकी कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो आप हेल्प कर सकते हो। तो आप एक ऐसी एनजीओ बना सकते हो जिसमें आप अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करो, कुछ और लोगों को जागरूक करो, और जो भी ऐसे लोग हैं जो नीडी पर्सन्स हैं, जैसे उनको स्कूल बैग दे दिए या अदर स्टेशनरी आइटम्स दे दिए, पैसे देने की बजाय जरूरत का सामान दो उनको। या हो सकता है आपने 2 5 8 10 बच्चों का कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया हो, गवर्नमेंट स्कूल की बजाय वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही होगी और प्राइवेट स्कूल की फीस कई फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो आप अपनी एनजीओ के थ्रू हर साल 2 या 5 बच्चों को या हायर स्टडीज के लिए आप उनको कोऑपरेट कर रहे हो, और कोई ऐसा आप ट्यूशन दिलवा सकते हो उनको। आप विश्वास नहीं करोगे, कई ऐसे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो जिस एरिया में जैसे उनकी ड्यूटी आ गई तो वहां पर सुबह या शाम कभी भी जा करके, और स्कूल में स्कूल के टाइमिंग के दौरान यदि उनको फ्री मिलता है तो वहां पर जा करके वो बिना किसी सैलरी के पढ़ाने का काम करते हैं। अब कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनकी वाइफ भी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी वो वीक में एक दिन चाहे प्री लंच या पोस्ट लंच टाइम निकाल करके, और जो भी नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल है उनकी ड्यूटी का जो प्लेस है उसके पास में, वहां पर 9th और 10th के बच्चों को, जैसे उनका मैथ या साइंस अच्छा सब्जेक्ट रहा हुआ है तो उसमें पढ़ा करके आती है उन बच्चों को। अब उसकी कोई अलग से सैलरी थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन भाई तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं, इतना बड़ा ऑफिसर रैंक का कोई पर्सन जाए, कल आप सीए में बन जाओगे, अच्छी पोजीशन पे होगे, और फिर यदि आप 11th या 12th के क्लास के बच्चों को अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या ऐसा कुछ बताते हो, तो उन बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी एक दिन यहां पहुंच सकते हैं, और आपका सर कुछ बिगड़ेगा नहीं। और मैं तो बोलता हूं टीचिंग करने से आप नई जनरेशन के साथ कनेक्ट रहते हो, तो आपको नए आज की जनरेशन का क्या ट्रेंड है, आज की जनरेशन के क्या विचार हैं, उनसे भी आप फैमिलियर रहते हो सर। तो समय जरूर निकालना। देखो जिस सोसाइटी से अपन ने लिया है, जरूरत पड़े तो उसमें वापस थोड़ा बहुत ऐसे देना भी चाहिए। यदि आप ऐसी कोई संस्था बनाना चाहो तो कई रास्ते हैं। आप चाहो तो ट्रस्ट बना सकते हो, तो उसके लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप चाहो तो सोसाइटी बना सकते हो। जितने भी स्कूल से जहां से आप भी पढ़े होंगे, स्कूल हमेशा या तो सोसाइटी होगा या ट्रस्ट होगा। आप चाहो तो कंपनी भी बना सकते हो सर। यदि आप अपनी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में करवाओगे तो आपकी कंपनी को बोलेंगे सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी उनको कुछ बेनिफिट्स। नॉर्मली हर कंपनी के नाम के आखिर में आप कभी भी देख लेना, कोई भी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, नाम का आखिरी अक्षर हमेशा क्या होगा? लेकिन जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन लेगी उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो लिमिटेड वर्ड हटा सकती,
तो वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सामने वाली संस्था जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है। तो मैं हमेशा बोलता हूं नाम का आखिरी अक्षर देख लो आप। लिमिटेड है तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो, लेकिन यदि वो सेक्शन 8 कंपनी हुई तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तब उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिए आप, उसमें लिखा होगा कि इट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आप समझ जाओगे कि ये जो एनजीओ चल रही है ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 में यदि आप रजिस्टर, तो सेक्शन 4 कहता है कि वैसे तो ये नेसेसरी है कि हर कंपनी के नाम का आखिरी अक्षर लिमिटेड हो, लेकिन सेक्शन 8 ये कहता है कि सेक्शन 8 में यदि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे, यानी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे, तो आप ऐसी कोई एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसके नाम का आखिरी अक्षर लिमिटेड होना कंपलसरी नहीं है। तो सेक्शन 8 कंपनी खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मैं आरओसी लिख देता हूं चलो, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पर होता है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, शॉर्ट में इसको आरओसी बोलते हैं। तो यदि आप सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो ना, तो आपको पहले लाइसेंस लेना होगा, किससे? आरओसी से। ये लाइसेंस तभी देगा आपको, यानी ये कह दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सेक्शन 8 का लाइसेंस तभी देगी जब आप ये 2 कंडीशन पूरी कर दो, और दोनों पूरी करनी है, और नहीं है, इनमें दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो कंपनी बनाने जा रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं, क्या काम करोगे आप? इनमें से कोई एक होना चाहिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं कि आपकी कंपनी जो आप बनाने जा रहे हो उसका इंटेंशन क्या है? फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, चैरिटी या और कोई सोशल यूजफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपका। आप जो भी एनजीओ बनाने जा रहे हो, कौन से क्षेत्र में काम करोगे आप? एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, रिसर्च में, या रिलीजन में, या और कोई सोशल वेलफेयर, या कॉमर्स को प्रमोट करना, यानी लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि वो अपना बिजनेस ओपन कर पाए। जैसे आप सिलाई सेंटर चलाते हो रूरल एरियाज में, भाई वुमेन्स एम्पावरमेंट करने के लिए आप जो भी वहां की फीमेल्स उनको सिलाई का काम सिखाते हो, या और कोई ऐसा काम सिखाते हो जिससे कि वो अपना रोजगार चला पाए। आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आप कोई अमाउंट चार्ज नहीं करते, आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाते हो, उनको सिखाते हो कि बिजनेस कैसे करना है। कोई को ट्रेनिंग दे दिया आपने सिलाई करने की, ब्यूटिशियन बना दिया, सिलाई करने का बना दिया, पेंटर बना दिया। आपका काम लोगों को ट्रेनिंग देना है, उनकी आर्ट को, उनकी कैपेबिलिटीज को आप डेवलप कर रहे हो, तो भी आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। बट आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे। फिर आप बोलोगे सर फिर पैसे कैसे आएंगे? तो आपके पास डोनेशंस, एंडोमेंट्स, गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है ऐसी एनजीओज को। अब वो अलग बात है कि वहां गवर्नमेंट से मिलते 100 रुपए हैं, खर्च 20 रुपए करते हैं, 80 बीच में खा जाते हैं। वो तो देखो हर जगह होता है। बाकी ऐसी कई एनजीओ हैं जो मार्केट में अच्छा काम भी करती हैं। ऐसे टोटल 100% अभी बेईमानी नहीं हुई है। अभी आप जैसे अच्छे और सच्चे लोग भी हैं इस दुनिया में, और जब तक आप जैसे लोग हैं ना, तब तक देश सुरक्षित हाथों में है। नहीं देखो, मेरे जैसे लोग होने लग जाएंगे फिर नुकसान होना शुरू है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग हैं तो हम जैसे मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे भाई? मैं अकेला इस क्लास में अब ज्यादा क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं। चलो ठीक है, ज्यादा हो गया। अब आपके साथ रह करके मुझे भी क्या सच बोलने की आदत पड़ जाती, या आपकी संगत का असर है कि मैं सच बोलने लग जाता हूं? हाँ भी नहीं समझ में आ रहा है यहां तक?
ठीक है, देखो अब सेक्शन 8 कंपनी की कुछ फीचर्स की बात कर ले। हाँ, मैंने तो एक ही पॉइंट पढ़ा है अभी। तो दूसरा पॉइंट, सर सेक्शन 8 कंपनी ये प्रोहिबिशन लगाएगी। जब सेक्शन 8 कंपनी बनाओगे ना, उसी टाइम आपको अपने, जब कंपनी बनाने जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करेंगे उसमें लिखेंगे लाइन कि कभी भी हमारी कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, यानी हमारी कंपनी में या तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, और बाई चांस डोनेशन ज्यादा आ गई तो हम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं देंगे। यानी हमारी कंपनी के शेयर खरीदने पर किसी को कोई बेनिफिट, क्योंकि कंपनी बेनिफिट के लिए है ही नहीं। इस कंपनी का ऑब्जेक्ट तो आर्ट, साइंस, कल्चर जो भी है, इसको प्रमोट करना है, इसको डेवलप करना है, इसको और आगे बढ़ाना है सर। ये आप बोल सकते हैं। आप कोई लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे अपन राजस्थान के लोग हैं और कई बार ये मांग उठती कि राजस्थानी भाषा को भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक भाषा के रूप में जोड़ा जाए, और बच्चों को जैसे 10th क्लास तक हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है। गुजरात में जाओगे गुजराती इज द कंपलसरी, महाराष्ट्र में जाओगे मराठी कंपलसरी, और आज तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन और इश्यू कर दिया 3 फरवरी को, अब महाराष्ट्र के हर ऑफिस में मराठी बोलना जरूरी है। ये गवर्नमेंट का आदेश है। अब राजस्थान का कोई बंदा मराठी में महाराष्ट्र में जॉब लग गई तो सीखो, तो फिर तो राजस्थान में भी कंपलसरी होनी चाहिए कि यहां के फिर हर ऑफिस में राजस्थानी बोलना कंपलसरी। हर जगह है, गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, 10th क्लास तक एग्जाम होते हैं इस लैंग्वेज के। हाँ, ये जो 4-5 स्टेट हैं, जैसे एमपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, अपने लिए हिंदी, और बाकी हर स्टेट की अपनी लोकल लैंग्वेज, और उसी लोकल लैंग्वेज में ही एग्जाम होते हैं। अब राजस्थान का स्टूडेंट ये चाहे ना कि मैं कर्नाटक में जाकर के जॉब कर लूं, आप फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली कंडीशन होती है कि 10th क्लास तक आपने कन्नड़ लैंग्वेज में 10th पास की हो, है ही नहीं, कहां से आएगी। केरल में हो तो मलयालम है, तमिलनाडु में हो तमिल है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो तो तेलुगु है। तो आप भी ऐसी एनजीओ बनाओ कि हम हमारे राजस्थान स्टेट में हमारी राजस्थानी भाषा को प्रमोट करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कंपलसरी तो तब करेंगे ना सरकारी ऑफिस में जब सरकार के द्वारा मान्यता तो प्राप्त हो, है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तब तक अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी की पहली फीचर है कि सेक्शन 8 कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं बदल सकते। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, आपको ध्यान होगा जब अपन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब कभी भी आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 2 डॉक्यूमेंट बनेंगे, एक डॉक्यूमेंट बनेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा डॉक्यूमेंट बनेगा आर्टिकल्स। ये 2 डॉक्यूमेंट तैयार होंगे जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी क्या बिजनेस करेगी वो लिखा होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा वो लिखा होता है, यानी आप क्या काम करोगे ये आपके मेमोरेंडम में लिखे होते हैं। सर जब आपको सेक्शन 8 लाइसेंस चाहिए था ना, तब तो आपने सब कुछ लिख दिया कि हम आर्ट को डेवलप करेंगे, हम एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करेंगे, और हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको वापस कंपनी के ऑब्जेक्ट को ही डेवलप करने में यूज करेंगे, हम हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, हम आपको लाइसेंस दे देते हैं। लाइसेंस मिल गया, अब आप अपना ऑब्जेक्ट बदल रहे हो। लाइसेंस लेने के लिए तो आप बहुत अच्छे अच्छे बन गए थे, और अब लाइसेंस मिलने के बाद खूब सारा डोनेशन मिल गया, अब आप अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहते हो, नहीं कर सकते। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के सेक्शन 8 कंपनी अपना ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकती। यानी जिस काम के लिए बने हो, जिस काम के लिए डोनेशन मिला है, आप वही काम कीजिए,
डोनेशन लिया कि हम एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करेंगे, और अब वो लोग कह रहे नहीं 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 गलती हो गई, हम तो हॉस्पिटल खोलेंगे। आप ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकते। ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लो। आप अपनी मन मर्जी से ऑब्जेक्ट नहीं बदलोगे। सेकंड, ये अच्छा पॉइंट है, जब सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। नॉर्मली जब कोई कंपनी बनाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, स्टाम्प पेपर खरीदने पड़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी आपको, तो ये एक बेनिफिट है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपके जेब में 20 रुपए हैं तो आप 20 रुपए से भी एनजीओ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में डोनेशन से काम होगा। तो मिनिमम शेयर कैपिटल कितना हो सेक्शन 8 कंपनी में, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। रिवोक बोले तो कैंसिल होना। कब होगा भाई, क्यों होगा कैंसिल लाइसेंस, एक बार बताना आप लोग। यानी जो कंडीशंस थी लाइसेंस लेते टाइम, आप उनको पूरा नहीं कर रहे होगे। डिविडेंड नहीं देना था लेकिन आप दे रहे होगे, प्रॉफिट नहीं कमाना था आप कमा रहे होगे। अरे गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस कैंसिल क्यों करेगी, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जा रहे होगे। तो बिल्कुल ये लिखा है, देखो इफ कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड विद, तो लाइसेंस में भी रिवोक्ड। अब लाइसेंस रिवोक हो गया तो अब तो आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो, तो आरओसी फिर आपकी कंपनी के नाम के आखिर में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर सकता है। और एक चीज और, मर्जर जानते हो ना, देखो जब दो कंपनी मिल जाते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, मर्जर। एक सेक्शन 8 कंपनी किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में मर्ज हो सकती है, बट होगी सेक्शन 8 से सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में मर्ज हो सकती है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी शुभम, सेम कास्ट में ही मैरिज हो। और सुनो, सिर्फ यहां सेम कास्ट नहीं, एक बात और ध्यान रखना आपको, देखो सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे एक सेक्शन 8 कंपनी है एजुकेशन सेक्टर में और दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है हेल्थ सेक्टर में, ये भी मर्ज नहीं हो सकती। अब है दोनों सेक्शन 8 लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था कि आपकी सेक्शन 8 कंपनी की कुछ फीचर्स। अब इतना पढ़ाने के बाद मुझे पता आपका मन कर गया होगा कि सर हमें भी एक सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, तो पहले लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस देगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो आप गवर्नमेंट मत बोला करो, एक बार खुद सोचिए, आप बोल रहे हो गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना कौन सी गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में दो गवर्नमेंट होती हैं, एक स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। और याद रखना, जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। सीए में आप जो भी पढ़ोगे ना, हमेशा सेंट्रल लॉ पढ़ोगे आप। आज कोई बच्चा बेंगलोर का रहने वाला है तो वो भी कंपनी लॉ ही पढ़ेगा, बेंगलोर के लोकल लॉ उसको नहीं पढ़ने, नहीं तो सीएमए का सिलेबस ही डिजाइन नहीं हो पाएगा फिर तो, क्योंकि सीएमए का कोर्स नेशनल लेवल पे कॉमन है। कंपनी लॉ राजस्थान के लिए भी वही है तो बेंगलोर के लिए भी वही है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है। तो इसलिए याद रखा करो, जब भी बोले स्पेसिफिक बोलें। गवर्नमेंट वर्ड यूज करने का मतलब है कि फिर अगला जो भी पर्सन के सामने बोल रहे हो वो क्वेश्चन रेज करेगा, कौन सी गवर्नमेंट, तो इतना मौका क्यों दे रहे हो। ठीक है ना, चलिए पहला पॉइंट। तो यदि कोई भी पर्सन या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यदि आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में बिना लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किए कंपनी बनाना चाहते हो, यानी सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो मेक एन एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन लगाइए किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए एक फॉर्म दे रखा आपको, स्पाइस INC 32, इस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन लगाना। देखो आरओसी की वेबसाइट है, आरओसी की वेबसाइट का नाम है mca.gov.in।
इस वेबसाइट पे आओ और यहां पर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म मिलेगा सर, इसको स्पाइस प्लस बोलते हैं, INC32 बोलते हैं सर इसको। इस फॉर्म में एप्लीकेशन लगेगी, फॉर्म नंबर थोड़ा थोड़ा लर्न कर लेना, बाई चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टू ऑब्टेन सेक्शन 8 लाइसेंस विच ई फॉर्म इज टू बी फाइल्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, तो नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, INC32, INC31, INC30, INC29। तब आपको ध्यान आना चाहिए INC32। हां, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा नॉर्मली आपको फॉर्म नंबर कहीं नहीं लिखने, याद हो तो लिखना, अदरवाइज मत लिखना, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो फिर तो क्या करें, फिर तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर लेने तो सही फॉर्म टिक करना पड़ेगा। अब इस फॉर्म के साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये तो एप्लीकेशन हो गई। अब इस एप्लीकेशन के साथ में यदि आप सेक्शन 8 लाइसेंस लेने जा रहे हो ना, तो आपको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच करने। सबसे पहले जो कंपनी आप बनाने जा रहे हो उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट अटैच करो। PDF फाइल बना लो, ऐसे तो कैसे अटैच करोगे आप, तो ये जो फॉर्म है ना INC32, पूरा फॉर्म फिल कर लो, ऑनलाइन है, ROC की वेबसाइट पे फॉर्म मिलेगा, पूरा फिल कर दिया। जैसे आपने CMA का रजिस्ट्रेशन भी तो करवाया ही था, फिर डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए थे कि लास्ट में आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट या जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए होंगे ना PDF फाइल बना करके, ऐसे ही इस फॉर्म के लास्ट में भी आप अपनी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अटैच कर दो। अटैच कर दिए, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट और अटैच करना है, और यहां अब आपका रोल आ जाता है। सर ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाए और गवर्नमेंट को बोल दे कि मुझे सेक्शन 8 लाइसेंस चाहिए, नहीं सर, ऐसे नहीं देंगे। आपको कोई एक प्रोफेशनल के सिग्नेचर लेके आने, दैट प्रोफेशनल मे बी ए कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी, या कोई एडवोकेट। ये लोग अपनी लेटर हेड पे लिख करके देंगे कि हां मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं प्रैक्टिस में हूं, और मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ये लोग सेक्शन 8 लाइसेंस लेने के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, मैंने इनके डॉक्यूमेंट चेक किए हैं और इनकी कंपनी का ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग है, और इन्होंने कंपनीज एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया है। इसी चीज के तो पैसे मिलते हैं अपने को। अरे आपके सिग्नेचर ही आपकी अर्निंग है सर। अब आप बिना पैसे के तो साइन करोगे नहीं। कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं खांसी जुकाम होने पर, तो वो 2-3 दवाई लिख के देता है, लेकिन 300-400 रुपये OPD के लिए लेता है, और दवाइयों के लगते हैं वो अलग। अब वो यदि वो पैसे नहीं लेगा तो उसी की चीज की तो कमा रहा है वो, 2-3 लाइनें लिखने की, और इतनी अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग होती है डॉक्टर की, वो आप जानते ही हो। उसके अलावा और वो दवाई की दुकान वाले के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नॉर्मली नहीं समझ पाता, और फिर भी अपन उसके पैसे दे के आते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में आप ऐसे हैंडराइटिंग कर दो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, और डॉक्टर बनने के बाद आप सुंदर नहीं लिख सकते। कहां चली जाती है उनकी हैंडराइटिंग एकदम। डॉक्टर बने होंगे तब तक अच्छा अच्छा लिखा होगा, तभी पास हुए होंगे, तभी मार्क्स मिले होंगे, और डॉक्टर बनते उनकी हैंडराइटिंग खत्म क्यों हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, इस पर अपन फिर कभी विचार कर लेंगे, एक बार यहां पर ध्यान दे लेते हैं। तो सेकंड डॉक्यूमेंट क्या अटैच होगा, डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर INC14, एक प्रॉपर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में डिक्लेरेशन अटैच होगी। डिक्लेरेशन कौन देगा, या तो कोई एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या कंपनी सेक्रेटरी। क्या डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी इस कंपनी के मेमोरेंडम हैं या आर्टिकल्स हैं, वो हैव बीन ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी, यानी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। किस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को जो ड्राफ्ट किया गया है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, और जो भी सेक्शन 8 के रूल्स रेगुलेशंस हैं सबको फॉलो किया गया है, और इस कंपनी को सेक्शन 8 लाइसेंस दे देना चाहिए। ये आप डिक्लेरेशन दोगे तभी ROC यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी सर।
पता है सर, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अपने ऊपर किसी टाइप की कोई शिकायत का मौका आने ही नहीं देते। कल यदि कुछ गलत मिला तो कौन जिम्मेवार? जो साइन करने वाला, कि देखो आपने बोला था कि मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए। इसलिए बिना पैसे के काम करोगे, बिना पैसे के डॉक्यूमेंट साइन करोगे, कर दो, लेकिन कल कोई लाइबिलिटी आ गई तो वो पैसा आपको पेनल्टी के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। ये थोड़ा ना बोलोगे अरे यार मैंने तो इस काम के पैसे नहीं लिए थे। वो आपका हेडेक थी। गवर्नमेंट इस बात को, डिपार्टमेंट इस बात को कभी नहीं मानता। ये बात ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट, एस्टिमेट दूसरा, आप एनजीओ बनाने जा रहे हो ना, अरे सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ ही तो होगी। ये बताओ अगले 3 साल में, मतलब इस पॉइंट में झूठ बोलनी होती और कुछ नहीं, अगले 3 साल में आपकी कितनी इनकम हो जाएगी, यानी कितना डोनेशन मिल जाएगा आपको, अंदाजा लगाओ, और कितना खर्च कर दोगे। ये आपको एक पेपर पे लिख के देना है। प्रोजेक्शंस बोलते हैं अगले 3 साल का, कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमें लगभग 1 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलेगा और उसमें से हम इतना खर्च कर देंगे। फिर अगले साल हमें करीब 3 करोड़ का डोनेशन मिलेगा। अब आप बोलोगे सर मान लो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एस्टिमेट था, हो सकता है 10 रुपए ही ना मिले और हो सकता है ज्यादा मिल जाए। ये आपको एक एस्टिमेट बताना होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें झूठ बोलना है। और सबसे अच्छी चीज पता है, इस पे अपने साइन भी नहीं होते, तो आराम से आप तो बोलना 500 करोड़ तक की उम्मीद है, मिले 500 रुपए ही नहीं। दिस इज ओनली एन एस्टिमेट, नीड नॉट बी एक्यूरेट। जरूरी नहीं एक्यूरेट हो, एस्टिमेट इज ऑलवेज एस्टिमेट। हमारा तो ड्रीम था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरा तो ड्रीम है कि लो में 100 में से मेरे 98 मार्क्स आएंगे। अब 92 आ गए तो मैं क्या करूं, मेरा तो ऑब्जेक्ट तो वही था। अब ठीक है 5-7 नंबर कम रह गए, कोई बात नहीं, बाकी ड्रीम तो 98 का ही था। सिर्फ 92 ही मार्क्स आए हैं अकेले स्टूडेंट के। शुभम सोच रहा है अच्छा सर 2 जनों के, अकेले के बोला शुभम मैंने, ठीक है। हाँ तो लेकिन सर वो गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देती, बाकी पता उनको भी है कि ये इमैटेरियल है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देंगे सर। और एक आपका मैं नाम भूल गया, एक बार नाम बताना। धनंजय। देखो धनंजय एक चीज बताऊं, देखो आप लोग सीए में बनने वाले हो, एक इंटर मान लो और एक फाइनल, ये 2 स्टेज बची। जब तक क्लाइंट से यदि आपको फीस लेनी है ना, चाहे वकालत हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट, एक बात ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट उससे खूब सारे साइन कराओ, उसको लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है, वेदर दोज डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी और नॉट, बट कम से कम 15-20 जगह उसके साइन कराओ, अच्छे से डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके दो, तो उसको अगले को लगता है कि हाँ आपने कुछ काम किया है। आप उसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट साइन कराओगे ना, तो बोले बस 1 रुपये, मतलब इस एक डॉक्यूमेंट के आप इतने रुपए ले रहे हो, और उससे आप ऐसे 15-20 डॉक्यूमेंट साइन कराओगे, बड़े फॉन्ट में रखो, डॉक्यूमेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो क्लाइंट को लगता हाँ ये अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट है। जबकि आपको ही पता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो फाइल करना ऑप्शनल है, तो फाइल मत करना, साइन करवा के ऑफिस में रख लो। बट क्लाइंट को क्या हो कि आपकी मैं फाइल तैयार करवा रहा हूं, आपकी फाइल बन रही है। देखो वकालत में तो खूब चलता है, बीइंग एन एडवोकेट ये हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं देखो आप लोगों की इतना ईमानदार नहीं हूं। लेकिन यार धनंजय क्या करें, वो पैसे नहीं देते बिना उसके। 1-2 डॉक्यूमेंट साइन कराते हैं तो बोलेगा सर ये तो छोटा सा काम था, तो 1-2 बार ठोकर लगी। लड़ते अपन कुछ भी नहीं, अपन शांति से काम करते हैं, लड़ने का काम नहीं। लड़ो क्लाइंट, अपन क्यों लड़ेंगे, क्लाइंट फिर कैसे लड़के आ जाए। अपन शांति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। लड़ाई करने में मेरा या लड़ाई करवाने में हमारा कोई सहयोग नहीं है, लेकिन लोग लड़ते रहें इसमें अपना नुकसान नहीं है। जब तक लोगों में अच्छा प्यार प्रेम रहता है ना, हमारे यहां फिर बिल्कुल सूखा रहता है।
हाँ, हमारे हिसाब से जो व्यापारी लोग उनमें इतना अच्छा भाईचारा नहीं होना चाहिए। जैसे एक कंपनी है, उसका आज एक मालिक है, फिर मान लो उसके दो बेटे हो गए या और परिवार में और लोग हो गए, फिर उस कंपनी के शेयर्स का बंटवारा हुआ, इतने परसेंट शेयर इसके पास, इतने परसेंट इसके पास, फिर उनमें वोटिंग राइट को लेकर के झगड़ा होता है। वो बोलता मैं डायरेक्टर बनूंगा, दूसरा उसके अगेंस्ट में वोट कर देता है। फिर वो आते हैं कि सर देखो हमारे पापा ने कंपनी बनाई थी और आज इसमें 4 शेयर होल्डर हो गए, वो 2 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं, आप बताओ सर। तो हम तो वही आगे में घी डालते हैं, ये तो बहुत गलत है वो। सर क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? आपके साथ अन्याय हुआ है, आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? 2, 5, 8, 10 ऐसे शब्द बोलो, क्लाइंट को लगता है कि हाँ सही बोल रहा है। फिर हम उसको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप जो चाहते हो वो होगा। फिर अगला प्रश्न यदि ठीक ठाक पैसे वाला है, और कई लोग तो आते बोलते हैं सर पैसे की फिक्र मत करना, बस मुझे ये चीज चाहिए, वो ईगो हर्ट हुई हुई होती है। ये लाइन आप वकील के सामने बोल दो आप कि पैसे की फिक्र मत करना, मैं बोल रहा हूं सर आपका केस है ना वो कभी खत्म ही नहीं होने देगा। चलो मैं पढ़ा देता हूं यार, मैं मेरी देख लो आपको ट्रेड सीक्रेट्स बता रहा हूं। इसलिए लड़ाई झगड़ा कभी मत करना प्लीज। देखो आपके लड़ाई झगड़े में है ना, जो भी लोग लड़ रहे हैं उन दोनों का नुकसान है। सिर्फ एक इंसान जीतता है, वो है आपका एडवोकेट। बाकी लड़ाई करने वाले पर्सन हमेशा हारेंगे धनंजय। चाहे फैसला आपके फेवर में आ जाएगा तो भी आप हार ही रहे हो। इतना टाइम, इतना पैसा, मेंटली कितना प्रेशर रहा होगा और रिश्ते खराब हुए होंगे। तो खास करके जहां पर फैमिली से रिलेटेड बात हो, घर में बैठ करके बात कर लो, वहीं रिजोल्व कर लो। कोर्ट का रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं होता है। हाँ, जब सारे दरवाजे और रास्ते बंद हो गए हो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कोई ऐसा एडवोकेट पकड़ना प्लीज जो सच में सॉल्यूशन चाहता हो, रिजोल्यूशन चाहता हो। ठीक है, अपने चार्ज लेगा वो अलग बात है, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ ले जाना चाहता हो, ना कि डिले, लटकाना, अटकाना, भटकाना। ये आर्ट यदि है तो इसका मतलब वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। तो पहली कोशिश तो ये करो कि आपको कोर्ट में कभी जाना ही ना पड़े। और आज के दिन सबसे सुखी इंसान है सर जिसको कोर्ट में नहीं जाना पड़ रहा। सर छोटा मोटा मन मुटाव हर जगह होता है, हर घर में होता है, हर परिवार में होता है। कोशिश करो उसको अपने घर पे ही रिजोल्व कर लो। इसलिए कई बार बोलते हैं कि जो लोग बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते, मम्मी पापा, ताऊ ताई जी, दादा दादी जी की बात नहीं मानते, एक दिन वो कोई एडवोकेट की बात मानते हैं। तो या तो घर वालों की बात मानना शुरू कर दो, नहीं हम लोग तो हैं ही फिर। अब देख लो आपको किसकी बात माननी है, एक दिन तो जरूर मानोगे। अब रेस्ट ऑन यू कि आप कौन से की बात मानना चाहते हो। इनसे ज्यादा मैं हार्ड शब्दों में और कुछ नहीं बोल सकता। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 लाख तक तो इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, हम तो खुश हैं, आने दो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक। धंधा क्या यार, इट इज प्रोफेशन विनीत, इट इज नॉट धंधा, इट इज प्रोफेशन। वकीलों का धंधा क्या बोल रहे हो आप, मतलब ये तो कलेक्ट्री सर्किल पे नहीं बैठे भाई, कोर्ट के बाहर ही तो वकील बैठेंगे। एक बात याद रखना, वकील अपने पैसे की चाय नहीं पीता, उसके पास कोई आया होगा। हाँ तो इसका मतलब उस एक वकील के पास केस आया होगा, वो बाकियों को पिला रहा होगा। नहीं, चाय पानी तो चलो चलता रहता है। और यार एक कोर्ट के सामने वकील नहीं मिलेंगे तो कहां मिलेंगे फिर? और हाँ वो तो देखो सर यूनिटी है, तो वहां कौन का चलान नहीं काट सकता। कहीं हो कोर्ट, कोर्ट के गाड़ी पे एडवोकेट का लोगो होना चाहिए, चलान नहीं कटेगा, चलान नहीं कटेगा सर। चलिए तब तक नेक्स्ट टॉपिक। सर जो भी लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं, यानी जो भी लोग सेक्शन 8 लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, वो ये भी डिक्लेरेशन देंगे फॉर्म नंबर INC 15 में। जो भी लोग सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, प्रमोटर्स, कि हमने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सभी प्रोविजंस को फॉलो किया, तब जाकर के गवर्नमेंट आपको
जो सेक्शन 8 है उसका लाइसेंस प्रदान करेगी सर। चलो मैं एक बार टॉपिक की हेडिंग दोबारा पढ़ाता हूं। क्या हेडिंग थी? ऑब्टेनिंग सेक्शन 8 लाइसेंस। ये था न्यू कंपनी। सर यदि आपकी कंपनी पहले से बनी हुई हो तो, जैसे आप पहले से ही कंपनी चला रहे हो कोई, लेकिन सेक्शन 8 में नहीं थे आप, ना ना ना, सेक्शन 8 नहीं थे आप, खूब पैसा कमाया आपने क्योंकि आप कॉमर्शियल कंपनी थे, लेकिन अब आपका मन भर गया सर, अब आपके अंतर्मात्मा से आवाज आ गई कि नहीं अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है, आपको मोक्ष चाहिए। 400 500 700 800 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है आपकी, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया अब आपने कि नहीं मेरी कंपनी को आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर दो, और अब मैं जो भी मेरी कंपनी में अवेलेबल हैं 1000 करोड़ के एसेट्स हैं आपकी, अब वो सारी प्रॉपर्टी अब मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर या रिसर्च या चैरिटी में मदद करना चाहता हूं। नई कंपनी नहीं बना रहे हो धनंजय, अब आप क्या कर रहे हो? ऑलरेडी रनिंग कंपनी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर रहे हो सर, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगेन मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब की बार फॉर्म नंबर चेंज हो जाएगा प्लीज। देखो नया लाइसेंस लेना है, न्यू कंपनी बनानी, तो इससे ऊपर वाला टॉपिक, दैट इज फॉर्म INC 32। इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, you are already running a company but which is not section 8, but now you are going to be a section 8 company, so first make an application to central government for obtaining license under section 8। तो उसका ई फॉर्म कौन सा होगा? INC 12, और ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अटैच करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? आपकी कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेम वही डॉक्यूमेंट ऊपर वाले, वही डिक्लेरेशन फ्रॉम एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशनल से। हाँ सी पॉइंट नया ऐड हो गया बस, क्योंकि आप ऑलरेडी कंपनी हो ना, तो आपके पिछले 2-3 साल का P&L, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, क्योंकि आप पहले से हो तो आपके डॉक्यूमेंट भी होंगे, वो दे दीजिए। और नेक्स्ट आपकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन आप सेक्शन 8 लाइसेंस लेना चाहते हो उस तारीख को आपके पास एसेट कितनी, या तो उस तारीख को या उससे 30 दिन पहले की कोई भी डेट को बेस बना करके आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज बताइए। और ई पॉइंट तो वही झूठ बोलने वाला पॉइंट है कि अगले 2-3 साल में आपको कितना डोनेशन, कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा। और जो भी आप, क्योंकि आप पहले से कंपनी हो तो आपकी कंपनी के जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दी होगी उसकी कॉपी, और जो भी लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं उनकी डिक्लेरेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF फाइल बना करके फॉर्म INC 12 के साथ अटैच करो और सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट सर जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाया उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपको कहेगी कि आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करो, तो आप 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी आपको। एडवर्टाइजमेंट का कॉपी आप ROC को फाइल कर देना। कौन से न्यूज़पेपर में? एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। आपकी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कौन से स्टेट में है, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज। राजस्थान में हो हिंदी है, हरियाणा में हो हिंदी है, यूपी में हो हिंदी है, MP, दिल्ली, उत्तराखंड, यहां तक हिंदी है, लेकिन बाकी स्टेट्स की तो हर अपनी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको न्यूज। और उसके अलावा कोई वेबसाइट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती तो उस वेबसाइट पर भी आप दो। और कहां पर है जी मैडम बताइए, कुछ बात कर रहे थे आप? चलो कोई बात नहीं, ये बात हो गई, तो जबकि आप बात तो कर रहे थे आप नहीं बता रहे। कश्मीर में भी शायद हिंदी होगी या हो सकता है कोई लोकल लैंग्वेज, मुझे कश्मीर का ध्यान नहीं है। हाँ शुभम, चलो वो तो आप देखो, मुझे नहीं पता कश्मीर की लैंग्वेज कौन सी है, तो जो भी है, नहीं तो हिंदी तो है ही। फिर ऐसे तो मैंने बिहार भी नहीं बोला। अब हाँ भोजपुरी पता नहीं, मतलब वैसे ऑथराइज लैंग्वेज है या नहीं है। चलो तब तक ये टॉपिक पढ़ो। ग्रांट ऑफ लाइसेंस। सर यदि ROC को ऊपर सारे डॉक्यूमेंट सही लगे ना,
अरे आरओसी को सारे डॉक्यूमेंट ओके ओके लगे, अरे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सेक्शन 8 कंपनी बन गई फिर, और आपकी कंपनी सेक्शन 8 में कन्वर्ट हो जाएगी और अब आप एनजीओ का बिजनेस कर सकते हो। तो आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं और कल अपनी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।